नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। बांग्लादेश में हिंदुओं ने ढाका में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। ढाका तो शांत रहा, लेकिन बांग्लादेश के सुनामगंज, पंचागढ़, मदारीपुर, रंगपुर, फरीदपुर जिलों से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद खतरनाक हैं, दर्दनाक और हृदय विदारक हैं। आप ये सोच भी नहीं सकते, उससे ज्यादा विभत्स तस्वीरें आई हैं, आपकी कल्पना से ज्यादा विचलित करने वाली हैं। सोचिए कि बांग्लादेश को चलाने वाले गृह मंत्री को माफी मांगनी पड़ी है और यह कहना पड़ा कि हम हिंदुओं को नहीं बचा पा रहे। कितने हिंदू मारे गए इसकी कोई गिनती ही नहीं है। शहरों में लाशें पड़ी हैं, घरों में लाशें पड़ी हैं। यहां तक तो अभी कोई पहुंच ही नहीं पा रहा क्योंकि पुलिस तो हड़ताल पर चली गई। बांग्लादेश में इस वक्त पुलिस नहीं है, सिर्फ आर्मी है और आर्मी भी ढाका को बचाने में जुटी हुई है। यही वजह है कि जिसको जहां मना रहा है वो वहीं कत्लेआम कर रहा है, लूटपाट कर रहा है और सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है हिंदुओं का। बांग्लादेश में इस वक्त इंडिया टीवी की टीम भी मौजूद है। कैमरे पर बहुत कुछ दिखा है, लेकिन कैमरे के पीछे भी बहुत कुछ हो रहा है। पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। बांग्लादेश के हिंदुओं के नरसंहार पर सिलेक्टिव चुप्पी क्यों है? ऑल आइज ऑन राफा एंड नो आइज ऑन ढाका। गाजा सबको दिख रहा था, अब ढाका किसी को नहीं दिख रहा। गाजा में सबको मुसलमान दिख रहे थे, ढाका में हिंदू क्यों नहीं दिख रहे? गाजा में इजराइल ने बम गिराए तो पूरी दुनिया में टूल किट एक्टिव हो गया। हिंदुस्तान में भी ऑल आइज ऑन राफा ट्रेंड करवाया गया। गाजा की 20 लाख की आबादी के लिए भारत में कई एजेंडाधारियों और टूलकिट समर्थकों के दिल खूब धड़के। अब इनमें से कोई नहीं कह रहा कि सेव हिंदूज ऑफ बांग्लादेश। अब इनमें से कोई नहीं कह रहा कि ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज। पिछले 1 साल से इजराइल और हमास की जंग जारी है। इजराइल अपने किडनैप लोगों के लिए गाजा में बम बरसा रहा है और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गाजा में मारे जा रहे निर्दोष नागरिकों की हत्या पर शोक जता चुके हैं, इसकी निंदा कर चुके हैं। यह युद्ध पिछले करीब 10 महीनों से चल रहा है। राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी भी पिछले 1 साल में गाजा के लिए कई ट्वीट कर चुकी हैं। वो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोस चुकी हैं। गाजा में हो रहे युद्ध को हॉरिफिक जेनोसाइड यानी भयावह नरसंहार भी बता चुकी हैं। लेकिन जिस गाजा के लिए राहुल और प्रियंका ने तुरंत ट्वीट किया था, बांग्लादेश के लिए उनका दिल थोड़ी देर से धड़का। दबाव पड़ा तो प्रियंका गांधी को ट्वीट करना पड़ा और लिखना पड़ा कि बांग्लादेश में हिंदू, ईसाई और बौद्धों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। बहुत माइल्ड ही सही, लेकिन अब अखिलेश यादव को भी इसी लाइन पर आना पड़ा है। उन्होंने भी हिंदू, सिख और बौद्ध वाले इस लाइन के इर्द गिर्द ट्वीट किया है। लेकिन अभी भी मोदी विरोधी इंडी अलायंस में बहुत से नेता ऐसे हैं जिनके दिल गाजा और राफा के लिए तो धड़क रहे थे, लेकिन बांग्लादेश में जलती हुई हिंदुओं की बस्तियां उन्हें नहीं दिख रही। याद कीजिए, मई के महीने में ऑल आइज ऑन राफा वाला कैंपेन चला था। राफा गाजा पट्टी का एक छोटा सा इलाका है। पूरी दुनिया में कैंपेन चला तो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी आ गए थे सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड कराने। नाम कई थे, बस हमने कुछ निकाले हैं। हमें इनका नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, आप खुद देख लीजिए। कई बड़े स्टार थे, बड़े बड़े सुपरस्टार थे जिन्हें गाजा, राफा सब दिख रहा था। अब इन्हें बांग्लादेश का ढाका नहीं दिख रहा। इन्हें अब बांग्लादेश के हिंदू नहीं दिख रहे। वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार नहीं दिखते। कट्टरपंथियों की भीड़ नहीं दिख रही है जो सीधे 2 ऑप्शन दे रही है कि तलवार या फिर धर्म परिवर्तन। इसीलिए अब खुद पूरी दुनिया के हिंदुओं को एक्टिव होकर ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज ट्रेंड कराना पड़ा है। दुनिया को यह बताना पड़ रहा है, जताना पड़ रहा है और यह समझाना पड़ रहा है
कि हिंदू लाइव्स मैटर यानी हिंदुओं के जीवन से भी फर्क पड़ता है। खुद ही यह कैंपेन चलानी पड़ी है कि सेव बांग्लादेशी हिंदूज, बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाओ, और सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। बांग्लादेश की आबादी करीब 17 करोड़ है और इसमें से करीब 1 करोड़ 35 लाख हिंदू हैं। ये कुल आबादी का 7.95% है। बांग्लादेश के 64 में से 61 जिलों में हिंदू आबादी रहती है और इन्हें शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का समर्थक माना जाता है। यही वजह है कि अब वो निशाने पर है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से ही इस आंदोलन की शुरुआत हुई है। ढाका में आज भी हिंदुओं ने बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया। बांग्लादेश के कई हिस्सों से तस्वीरें आम है जहां पर मंदिरों पर हमले किए गए और हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। इसके विरोध में लगातार प्रदर्शन भी हो रहा है ढाका समेत कई शहरों में। ढाका में इस वक्त हम मौजूद है और शाहबाग ये इलाका है जहां पर बहुत बड़ी तादाद में हिंदू समुदाय के लोग जुटे हैं। इसके साथ साथ खालिदा जिया की पार्टी के लोग भी यहाँ पर आए हैं। बहुत सारे जो और लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा की जाए और उनके मंदिरों की भी सुरक्षा हो। बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप थोड़ा आगे आइए, ये बताएं कि यहाँ हजारों लोग आए हैं आज। किस तरह की सिचुएशन है, किस तरह के हालात बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू अल्पसंख्यकों के आज? ढाका के बाहर बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ये सब कौन कर रहा है वो हम लोग को नहीं पता। Each and every time when the last government goes from वो क्या कहते हैं उसके पोजीशन से, जब वो निकल जाता है तभी हम लोग के ऊपर ये सब होता है। ये सब क्यों होता है हम लोग को नहीं पता। आप लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कई दिनों से। आज खालिदा जिया की पार्टी के लोग भी आपके साथ आए हैं। आप लोगों ने बुलाया था, कैसे क्यों आए हैं लोग? We want peace, that's why they came. इसलिए यहाँ पर शांति चाहते। ये तस्वीरें देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आई हैं और तमाम जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय के हिंदू जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में हैं और यहाँ जो भी लोग भाषण दे रहे हैं बांग्ला में, वो इसी बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ सुरक्षित रहेंगे, आपको यहाँ किसी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, माइनॉरिटी को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। ये बातें इन नेताओं की तरफ से यहाँ पर कही जा रही है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि देश के यानी कि बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों से ये भी खबरें आम रही है, चाहे वो मीरपुर हो, फैनी हो या दूसरे जो इलाके हैं पश्चिम बंगाल से लगते हुए जो सरहदी इलाके, वहाँ पर अल्पसंख्यकों पर के खिलाफ हिंसा हुई है। इसीलिए ढाका में इस तरह के जो प्रदर्शन है वो हो रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे इन हिंदुओं की सरकार से कुछ डिमांड्स हैं, क्योंकि उनके साथ पिछले कई दशकों से यही हो रहा है। प्रदर्शन कुछ और होता है लेकिन अंत में वो हिंदुओं के खिलाफ हो जाता है। मौजूदा प्रदर्शन भी शेख हसीना के खिलाफ हुआ था। पहले कोटा सिस्टम के खिलाफ, फिर शेख हसीना की सरकार गिराने के लिए। कोटा भी खत्म हो गया, शेख हसीना भी चली गई, नई सरकार भी बन गई, लेकिन इस वाले प्रदर्शन के अंत में निशाना हिंदुओं को ही बनना पड़ा। इसीलिए अब हिंदुओं ने बहुत सख्ती से बांग्लादेश की नई सरकार को अपनी 8 डिमांड बता दी हैं। ये 8 मांगे बहुत महत्वपूर्ण हैं। हिंदुओं के घरों और कारोबारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जिन्होंने भी हिंदुओं पर हिंसा की उनकी गिरफ्तारी हो, न्यायिक जांच हो और उन्हें सजा मिले। जिन भी हिंदुओं के साथ लूट और हिंसा हुई है उन्हें मुआवजा दिया जाए। एक स्वतंत्र संस्था हिंदू कल्याण ट्रस्ट बने जो सरकार के प्रभाव और हस्तक्षेप से मुक्त हो। एक अल्पसंख्यक आयोग बनाया जाए जो पीड़ित हिंदू अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाएगा। हिंदू मंदिरों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जाए। बॉर्डर के जिलों में रहने वाले जो हिंदू अपना घर छोड़कर भारत के लिए निकले हैं उन्हें वापस लाया जाए। अलग अलग सरकारी विभागों में हिंदू अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। हिंदुओं की तरफ से यह कह दिया गया है कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका प्रदर्शन चलता रहेगा। আমরা आइए इधर में बांग्लादेश में हिंदू का निर्यातन हुआ, ये
इसी के लिए आए हैं। আমরা बौद्ध हिंदू बौद्ध ख्रिस्टान सब लोग को ऊपर में बहुत आपके जुल्म हुआ, या के लिए इधर में आइए हमरा सबके। जय श्री राम। ये जो बांग्लादेश का जो हालत है अब, जो संख्यालघु लोगों को ऊपर ये जो कारनामा चल रही है देश में, ये कुछ सुविधावादी लोग हम लोगों को संख्यालघु हिंदू पर अत्याचार कर रहे हैं ऑल ओवर बांग्लादेश में। कुछ बांग्लादेशी आप बॉर्डर पे इंडिया पे स्थानांतर हो रही है, अभी जाना चाहते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल के वजह से सब लोग बॉर्डर पे स्थायी भावे रह रही है। अब तो हम जो बांग्लादेशी लोग वैषम्य विरोधी जो आंदोलन कर रही है, अब देश की जो हालत है, तो इस हालत में बांग्लादेशी एंड ऑल ओवर वर्ल्ड हिंदुइज्म सबको एक साथ में ये प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो हिंदू भाई भाई, इसलिए सबको प्रोटेस्ट करना चाहिए। समस्या यह है कि बांग्लादेश में नई सरकार बन गई है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस नई सरकार के चीफ एडवाइजर हैं, यानी प्रधानमंत्री का दर्जा है, लेकिन वो भी अभी तक व्यवस्थाएं ठीक नहीं कर पा रहे हैं। बांग्लादेश में हालात बहुत खराब हो चुके हैं, क्योंकि शुरुआत में जब कोटा सिस्टम के खिलाफ यह हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसके बाद पुलिस को सख्ती करनी पड़ी, तो उसमें फायरिंग भी हुई। पुलिस की फायरिंग में कई छात्र और छात्र नेता भी मारे गए। कई छात्र नेताओं के साथ पुलिस ने मारपीट भी की थी, जिसके बाद आंदोलन और हिंसक हुआ और फिर शेख हसीना ही भाग गई। इसके बाद तो बांग्लादेश की सड़कों पर आतंक फैल गया। इस आंदोलन में शामिल अराजक तत्वों ने थाने जला डाले, पुलिस वालों को पीट कर भगा दिया, कई पुलिस वालों की हत्या कर दी, जिसके बाद बांग्लादेश की पुलिस हड़ताल पर ही चली गई। अब सोचिए, इतनी बड़ी आबादी, ढाका जैसा इतना बड़ा शहर, और वहां पर कोई पुलिस नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। ढाका के सारे थाने खाली हैं, पुलिस है ही नहीं। कट्टरपंथियों और जिहादियों के लिए ये एक अच्छा मौका था। उन्होंने हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया, उनके कारोबार, घर, व्यापार, दुकानें सब लूट लिया। शिकायत भी किससे करते, पुलिस तो थी ही नहीं। इसीलिए आज बांग्लादेश की नई सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से मिलने के लिए आर्मी चीफ पहुंचे, ताकि हालात में कुछ सुधार हो। यह दिखाता है कि बांग्लादेश में नई सरकार तो सिर्फ कहने के लिए बनी है, मेन तो अभी भी आर्मी ही है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की पुलिस की हड़ताल खत्म हो गई है और वो जल्द ही थानों में वापसी करेगी। बांग्लादेश से शेख हसीना के जाने के बाद जो नई सरकार बनी है, अंतिम सरकार, उसके चीफ डॉक्टर मोहम्मद यूनुस है, उनसे मुलाकात करने के लिए बांग्लादेश सेना प्रमुख वकारुज्जमा पहुंचे हुए हैं। पिछले तकरीबन आधे घंटे से यहाँ पर दोनों की मुलाकात हो रही। जो हालात है इस वक्त बांग्लादेश में, उसको लेकर डिस्कशन यहाँ पर किया जा रहा है। और ये जो घर है, ये डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का है, या ऑफिस भी इसको आप कह सकते हैं। यहीं पर वो रह रहे हैं। और बाहर देखिए किस तरह से जो आर्मी है यहाँ पर लगी हुई है, हर तरफ यहाँ पर सेना के जो जवान है बांग्लादेश के, वो आपको नजर आएंगे। तो वकारुज्जमा चूंकि सेना प्रमुख है, और उनकी तरफ से ही शेख हसीना को ये कहा गया था कि आप देश छोड़ दीजिए, और उन्हीं के जरिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कराकर उनको देश से बाहर भेजा गया था। अब जो हालात है, क्योंकि स्थिरता नहीं आ पा रही है बांग्लादेश में इस वक्त, पुलिस है नहीं, और इसीलिए किस तरह से आगे तमाम चीजें हो, उसको लेकर यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, बातचीत हो रही है सेना प्रमुख और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के दरमियान। ये ऐतिहासिक तस्वीर कौन भूल पाएगा। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तान के जनरल नियाजी अपने सरेंडर के कागजों पर दस्तखत कर रहे हैं। उनके साथ पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। इसी याद में बांग्लादेश के मुजीबनगर में यह स्मारक बना हुआ था, जो भारत और मुक्तिवाहिनी सेना की जीत और पाकिस्तानी सेना की हार का प्रतीक था। लेकिन बांग्लादेश के जिहादियों ने यह स्मारक ही तोड़ दिया। यह ढाका का शेख मुजीबुर रहमान मेमोरियल है, जो दंगाइयों ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। इस मेमोरियल में शेख मुजीब से जुड़ी कई चीजें थी, उनकी कई यादें थी, जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते थे। लेकिन अब इस मेमोरियल में कुछ नहीं बचा है, सब कुछ जलाकर राख कर दिया गया है। हम इस वक्त ढाका के शेख मुजीबुर रहमान मेमोरियल के बाहर है, जब अलग अलग संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में,
तो इस मेमोरियल को भी पूरी तरह से निशाना बनाया गया। आप देख सकते हैं इसमें शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ी हुई जो भी चीजें थी, उनके कपड़े हो, उनकी यादों से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें थी इसमें रखी गई थी, अब वो सब कुछ जला दी गई है। हालांकि हम अंदर जाना चाहते थे लेकिन अभी मना किया गया है। यहाँ पर एयरफोर्स के कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि हम आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं देंगे, बाहर से आप जो बना सकते हैं आप बना लीजिए। तो आपको ये सामने देखिए जली हुई गाड़ियां और जो भी सामान है वो आपको नजर आ रहा होगा। चाहे दाएं तरफ की बिल्डिंग हो इस मेमोरियल की या बाएं तरफ की बिल्डिंग, आपको दीवारों पर जो जली हुई राख है वो चिपकी हुई नजर आएगी और जो दरवाजे हैं या फिर जो विंडोज है वो उखड़ी हुई नजर आएगी। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा जो तहस नहस है इस मेमोरियल को कर दिया गया है। गुस्सा जो लोगों का था वो शेख हसीना सरकार के खिलाफ था। हमने देखा कि शेख हसीना यहाँ से चली गई और उसके बाद जितनी भी ऐसी चीजें थी जो शेख हसीना के परिवार से जुड़ी हुई चीजें थी या फिर शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ी हुई चीजें थी, और आपने ये भी देखा था कि उनकी जो मूर्ति थी उसको भी बुरी तरह से तोड़ा गया, किस तरह से उनके साथ किस तरह का सलूक किया गया, ये तमाम चीजें। इसीलिए ये जो मेमोरियल है शेख मुजीबुर रहमान का, इसको भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। हिंदुओं और पुलिस वालों के अलावा जमाते इस्लामी के इन गुंडों का शिकार शेख हसीना की पार्टी को भी होना पड़ा है। पूरे बांग्लादेश में अवामी लीग के दफ्तरों को जला दिया गया है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद अवामी लीग के नेता और कार्यकर्ता मुश्किल में हैं। शेख हसीना की पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मार दिए गए हैं। कुछ नेता कार्यकर्ता जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड हो गए। देश भर में मौजूद उनके दफ्तर जला दिए गए। यह ढाका का ही अवामी लीग का दफ्तर है। यह पूरी तरह से जला हुआ है। सोचिए, सिर्फ 8 से 10 दिन पहले तक इस पार्टी की अपनी प्रधानमंत्री थी, अपनी सरकार थी। अब देखिए क्या हाल हो गया है। दंगाइयों ने अवामी लीग के दफ्तर को कूड़े के ढेर में तब्दील कर दिया है। ये अवामी लीग का ऑफिस है, यानी शेख हसीना की पार्टी का ऑफिस। इसका क्या हाल किया भीड़ ने, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगाइए कि जब शेख हसीना चली गई उसके बाद गुस्सा लोगों का बढ़ा और यहाँ लोगों की जो भीड़ है भारी वो यहाँ पर पहुंच गई। अवामी लीग के जितने भी बड़े नेता थे वो तमाम जो लोग हैं वो छोड़कर भाग गए। कुछ लोग देश छोड़कर भाग गए, कुछ लोग अंडरग्राउंड हो गए। और ये देखिए अवामी जो लीग के झंडे हैं वो भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं पार्टी ऑफिस में। इसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। कोई भी कोना इस ऑफिस का ऐसा नहीं है जहाँ तोड़फोड़ ना की गई हो, जहाँ आग ना लगी हो। ये स्थिति अवामी लीग के ऑफिस की बांग्लादेश में लोगों ने की है। एक तरीके से पार्टी का ऑफिस पूरी तरह जलकर खाक हो गया। हर तरफ जो निशान है यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से जले हुए और एक तरीके से टूटे हुए जो फर्नीचर है, देखिए ये लिफ्ट थी, इन तमाम चीजों को दंगाइयों ने तोड़ दिया। हर तरफ इसी तरह के जो निशान है वो यहाँ पर नजर आते हैं। आसमान से बरस रही मूसलाधार आफत ने अगस्त में हालात खतरनाक कर दिए हैं। बारिश पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। सबसे ज्यादा मुसीबत राजस्थान में है। यहां अगस्त में नॉर्मल से 39% एक्स्ट्रा बारिश हुई है। करौली में 2 दिन के भीतर 16 इंच तक बारिश हो चुकी है। जयपुर में 24 घंटे में 4.50 इंच से ज्यादा पानी बरस चुका है। राजस्थान के 7 जिलों में जल प्रलय जैसी स्थिति आ गई है। आसमान की इसी आफत के चलते पहाड़ी इलाकों में पहाड़ भी दरकने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड के खौफनाक वीडियो सामने आ रहे हैं। साउथ इंडिया में भी बाढ़ और बारिश के चलते नदियां बेकाबू हो गई, शहर तैरने लगे। पूरे देश की पानी के आतंक को एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पूरे देश में पानी के आतंक के चलते हाहाकार मचा हुआ है। उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक आसमान से आफत बरस रही है। सैलाबी संकट ने अगस्त में हालात खौफनाक कर दिए हैं।
कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, तो कहीं बादल फट रहे हैं। रिहायशी इलाके डूब रहे हैं। घर मकान में पानी घुस गया है। सड़कें पूरी तरह पानी में समाई हुई हैं। देश के कई हिस्सों से बाढ़ और बारिश के बाद बर्बादी की एक जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अगस्त में तबाही का दूसरा राउंड चल रहा है। पानी के प्रहार के सामने हर कोई लाचार है। पहाड़ी राज्य मौसम के अटैक का हॉट स्पॉट बन गए हैं। पहाड़ों पर तो कुदरत का रौद्र रूप दिख ही रहा है, लेकिन मैदानी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। राजस्थान में शहर शहर तबाही का मंजर दिख रहा है। राजस्थान के 24 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। आसमानी आफत से इस वक्त करौली के हालात विकट हैं। बारिश के बाद करौली के रिहायशी इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी है। मकान और दुकानों पर सैलाब का कब्जा है। घरों के निचले हिस्से डूब चुके हैं। हालात ये हैं कि एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। सैलाबी संकट को देखते हुए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। लाइट सप्लाई करने वाला पावर हाउस भी पानी में डूब चुका है, जिसके चलते बिजली सप्लाई भी ठप है। भारी बारिश के चलते हालात और बिगड़ते ही जा रहे हैं। करौली के ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही मची है। पानी भरने के चलते रास्ते डूबे हुए हैं। कई गांवों का संपर्क कट चुका है। करौली में घर, मकान, मंदिर सब डूब चुके हैं। करौली के हालात ऐसे समझिए कि यहां रविवार को 400 mm यानी 16 इंच बारिश हुई, जो रविवार को देश में दर्ज सबसे ज्यादा बारिश रही। अब करौली के ही हिडौन सिटी की तस्वीरें देखिए और समझिए कि आसमानी आफत ने यहां किस कदर नुकसान पहुंचाया है। भारी बारिश के बाद हिडौन सिटी में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। क्या मकान और क्या दुकान, सब कुछ डूबा हुआ है। यहां भी फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। खेत खलिहान सब पानी पानी हो गया। हिडौन सिटी के मेन मार्केट में जहां पहले चहल पहल रहती थी, वो पूरी तरह जलमग्न है। सड़क पर कमर तक पानी है। जिस जगह मैं मौजूद हूँ, शुरुआत में अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो शायद आपको यकीन नहीं होगा कि ये मुख्य बाजार है। आपको लगेगा मैं किसी तालाब में खड़ा हूँ, लेकिन यकीन मानिए ये हिंडौन सिटी का मुख्य बाजार है। और तस्वीरें बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली हैं। तेज बहाव से देखिए नाला अपने उफान पर है और पानी कमर तक है और दुकानें पूरी तरीके से डूब चुकी हैं। लगभग 1 किलोमीटर हम अंदर आ चुके हैं। अब आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो दुकानें हैं वो पूरी बाजार में पूरी तरीके से डूब चुकी है। बहाव बहुत तेज है और दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर कमर से ज़्यादा यहाँ पर पानी है और इतनी ज़्यादा डुबाव क्षेत्र होने के कारण ये स्थिति ऐसी हो रखी है, यकीन मानिए कि घर की जो दुकानें हैं, जो घर है, वो आधे आधे मंजिल तक के डूबे हुए हैं। आगे बढ़ते जाएंगे तो और ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा पानी है, डुबाव है। और ऐसी स्थिति में लग नहीं रहा है कि ये पानी इतनी जल्दी निकल पाएगा। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। इसमें तो क्या है, पूरा पुराना मार्केट है। इतना मतलब पहली बार 2016 के बाद ये बारिश देखी है हमने। ना ब्लॉकेज इतने ज़्यादा, ना तो पानी को कहीं आने जाने के लिए रास्ता मिल पा रहा है। पानी अपना रास्ता खुद बना रहा है। हिडौन सिटी में लोगों को आने जाने के लिए ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। आपको बता दें कि 2 दिन की ही बारिश में पूरा शहर पानी पानी कैसे हो गया।
हिडौन सिटी के पास बने फुलवाड़ा बांध में आसपास के पहाड़ों से पानी आया। पानी की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि बांध की दीवार को तोड़ते हुए खेतों से पानी शहर तक पहुंच गया। शहर के नाले पूरी तरह से चोक थे, जिसकी वजह से पानी की निकासी नहीं हो पाई और पूरे शहर में पानी भर गया। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये बाजार है, लेकिन बाजार के पीछे देखिए जहाँ मैं जा रहा हूँ कितनी तेज बहाव है। ये नाला ओवरफ्लो पूरी तरीके से हो चुका है और यहाँ पे स्थिति इस तरीके से भयावह है कि जितनी भी दुकानें हैं वो पूरी तरीके से उसके चपेट में आ गई हैं। अब ये देखिए ये चौराहा है मुख्य हिंडौन सिटी बाजार का, और आप ये देखिए ये जहाँ से पानी का जो बहाव बहुत तेज है, ये देखिए ये नाला है और आप अंदाजा लगाइए कि बहाव कितनी तेज है। ये पता ही नहीं लग रहा है कि ये नाला है या नहीं है, किस तरीके से ओवरफ्लो हो रखा है आप देखिए। और आसपास की जो कॉलोनियां हैं, घर हैं, मतलब हिंडौन सिटी का जो बाजार है वो बहुत बड़ा है और वो पूरा बाजार पूरी तरीके से डूब चुका है। मतलब आने वाले जो गांव की जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ से पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। गांव के रास्ते पूरे डूब चुके हैं, मकान डूब चुके हैं। आप स्थिति देखिए, लोग यहाँ पर सड़क पर आ चुके हैं, घर में जिनकी दुकानें हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। मतलब शहर के मुख्य बाजार में बोट चल रही है जिसपे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लोगों को यहाँ से हटा रही है, अलग अलग लेके जा रही है। जो घरों में लोग मौजूद हैं उनको रोजमर्रा की जो चीजें हैं, राशन, वो मुहैया कराया जा रहा है। तो आप स्थिति समझिए कितनी ज्यादा भयावह हो गई है। उधर पिंक सिटी जयपुर में जल भराव से मुसीबत बढ़ गई है। कल से ही तेज बारिश के चलते हालात बेकाबू हैं। जयपुर के निचले इलाके डूब चुके हैं, सड़कों पर दरिया बह रहा है, गलियों में पानी का प्रहार देखने को मिल रहा है। सैलाबी अटैक के चलते लोगों की दुकानें डूब गई हैं, घर मकान जल भराव की जद में हैं। जयपुर में लगातार हो रही तेज बारिश से रेलवे ट्रैक पानी में डूब गए। भारी बारिश से द्रव्यवती नदी उफान पर है। स्टेट हाईवे नंबर 2 पर छादेल में ढूंढ नदी का पानी तेज गति से बह रहा है। परकोटा में चांदी की टकसाल पर स्थित प्राचीन काले हनुमान जी मंदिर में भी पानी भर गया। जयपुर में पिछले 24 घंटे के दौरान 4.5 इंच से ज्यादा यानी करीब 118 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। राजस्थान में इस सीजन में सामान्य से 39% ज्यादा बारिश हो चुकी है। राजस्थान में अभी तक 387.7 मिलीमीटर की बारिश हो चुकी है, जबकि यहां पर सामान्य बारिश 278.3 मिलीमीटर ही होनी चाहिए थी। राजस्थान के ही गंगापुर की तस्वीर देखिए। सैलाबी अटैक से यहां के हालात डेंजरस होते जा रहे हैं। भारी बारिश से शहर के कई हिस्सों में जल भराव है, सड़कों पर कई फीट पानी भरा है। हालात ये हैं कि सड़कों पर गाड़ियों की जगह नाव चल रही है। राजस्थान में बारिश की वजह से 24 घंटे में 20 लोगों की मौत हो गई। डूबने से 18 और मकान ढहने से 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश के चलते जयपुर समेत 5 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। राजस्थान में सिर्फ जयपुर, करौली या हिडौन सिटी ही नहीं, भरतपुर, दौसा, टोंक और सवाई माधोपुर में भी बाढ़ के हालात हैं। कुछ जगहों पर जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनी है। कई स्थानों पर नदियों में पानी का तेज बहाव है। बांधों में भी पानी की लगातार आवक हो रही है। ऐसे में लोग अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नदी, झरनों, तालाब, कुंड, पोखर में नहाने से बचें। निचले स्थानों पर बसे लोग विशेष रूप से अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। हिमाचल प्रदेश में बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड और बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा तबाही ऊना में मची है। पानी के प्रचंड प्रहार से ऊना शहर की तस्वीर बदल गई है। यहां के बाथू बाथरी में अचानक आई बाढ़ की चपेट में आने से 3 बच्चियों ने जान गंवा दी, कई वाहन बह गए। यहां के हालात ऐसे हैं मानो किसी नदी का रूट डाइवर्ट हो गया हो और उसने सीधा गलियों वाला रास्ता पकड़ लिया हो।
कल पानी ने जो तांडव मचाया उसकी एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये यहाँ पर प्रवासी मजदूर हैं, वो यहाँ पे रहते हैं और जो 3 लोगों की कल डेथ हुई है वो इसी जो ये बना हुआ है क्वार्टर, यहाँ पर जो थे वो रहा करते थे। और ये इस वक्त आप तस्वीर जो है ये देख रहे हैं कि जगह जगह गाद जो है वो यहाँ पर जो क्वार्टर्स थे यहाँ पर भी आपको दिखाई देगी। इनका मजदूर जो यहाँ पे रहते तो इनका सामान जो है वो पूरी तरह से खराब जो है वो यहाँ पर हो चुका है। ये 6 नंबर आप जो ये देख रहे हैं क्वार्टर, और यहाँ पे की हालत देखिए कि यहाँ पे हालत जो है वो भी काफी खस्ता है। और यहीं से जो 2 बच्ची हैं, एक 18 साल की थी और एक 6 साल की थी, वो पानी के साथ बह गई और उनकी जो माँ है उसका बुरा हाल है, रो रो कर। कहाँ के रहने वाले थे? वो बिहार का रहने वाला ना, बेगूसराय। दोनों बबीता, क्या दोनों बच्चियां बह गई आपकी? दोनों गायब हो गया बाबू, बच्चे मेरा दोनों बेटी मेरा खत्म हो गया। उसके अलावा और तस्वीर में आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि ये जो अब क्वार्टर हैं ये अब रहने लायक नहीं बचे हैं, क्योंकि ये आप देखिए कि यहाँ पर हालत जो है वो क्या हो गई है कि पानी जो है वो अपने साथ पूरा का पूरा सामान बहा कर ले गया और इसके साथ ही पूरे जो कमरे हैं अब वो फर्श जो है वो पूरा बह चुका है। रविवार सुबह से ही हो रही बारिश के बाद अचानक बाथुड़ी खड्ड में जलस्तर तेजी से बढ़ गया। किसी को भी संभलने का मौका मिलता उससे पहले ही सैलाब ने पूरे इलाके में जल प्रलय जैसा मंजर ला दिया। पूरा इलाका मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। रिहायशी इलाकों में टूटी फूटी गाड़ियों और मलबे का अंबार नजर आ रहा है। पेट्रोल पंप का काफी हिस्सा बह गया है। पेट्रोल पंप के आसपास कुछ घर भी थे, लेकिन उनका नामो निशान तक नहीं बचा। ऊना में कल जो सैलाब आया उसकी एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये आप सामने देख सकते हैं, ये पेट्रोल पंप की हालत आप इस वक्त देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये पेट्रोल पंप है वो खंडर में तब्दील जो है वो हो चुका है। काफी ज्यादा पेट्रोल था यहाँ पर और सामने आपको टंकी भी जो है पेट्रोल की वो नजर आएगी। ये सामने आप देखिए तो ये अंडरग्राउंड जो टंकी जो रहती है पेट्रोल की वो इस वक्त पूरी तरह से नजर आ रही है, वो अंडरग्राउंड रहती है, लेकिन इस वक्त तस्वीर सामने है।